बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद दिन पहले तक पीटीआई की जासूसी टीमों ने और इनके सरकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से इमरान खान को जो इतलात दी गई थी वो ये थी कि जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। बल्कि ये ख़बर भी इमरान खान को फीड की गई कि नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को पैगाम भेजा है मुलाकात के लिए, लेकिन जहांगीर तरीन ने इनकार कर दिया। चुनांचे इमरान खान काफ़ी मुतमईन हो गया और उसने इस बात को ईजी लिया और हस्बे मामूल वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्लानिंग करता रहा। लेकिन जिस बात का उसे पता नहीं था वो ये थी कि उसे बिल्कुल गलत इतलात दी जा रही हैं। और 3 दिन पहले फिर जब जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसके बारे में मैंने इशारा अपने 5-6 दिन पहले के प्रोग्राम में दे दिया था कि लंदन में जहांगीर तरीन ग्रुप के कितने लोगों को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा या सीट एडजस्टमेंट की जाएगी यानी हमायत की जाएगी, इसका फैसला लंदन में होगा एक अहम मुलाकात में। चुनांचे वो मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सियासत में जैसे भौचाल आ गया। भौचाल क्या आया, जहांगीर तरीन ने अलीम खान को मैसेज भेजा और इतला ये है कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने कुछ मशवरे दिए और यहाँ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों से राब्ते कई दिन से जारी थे। और वही बात कि राजदारी इतनी ज़्यादा थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसकी इतला नहीं हो सकी। और फिर जब अचानक ये फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन के ग्रुप में अलीम खान का ग्रुप मर्ज कर दिया जाएगा, भी स्क्रीनों पर एकदम तूफान आ गया। ये खबर कल सुबह ब्रेक हुई। इससे पहले किसी सहाफ़ी को पता था, ना किसी मीडिया मालिक को, ना गवर्नमेंट को, ना किसी एजेंसी को। तो बाकी बातों पर तो हम आते हैं, लेकिन इस बात की दाद दीजिए कि अपोजिशन ने भी और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर भी राजदारी का कोई ऐसा इंतज़ाम बनाया है जहां फरिश्तों के भी, इनकी जासूस फरिश्तों के भी पर जलते रहे और इन्हें कुछ इल्म ना हो सका। तो अब सूरत हाल जो है आपके सामने है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप एक ही बन गया है। और इतलात ये है कि इनके पास इस वक्त दोनों के पास मिलाकर 40 के करीब MPs हैं और ये चाहते हैं कि 50 या 55 की तादाद हो जाए। और ये मेरा ख्याल है कि मुश्किल बात नहीं है, ये गिनती वो पूरी कर लेंगे, क्योंकि जब फ़ज़ा बदलती है तो फिर बहुत सारे वो लोग भी अपना जहन बदल देते हैं जो अब तक पुख्ता कार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि अक्सरियत PTI के अरकान असम्बली की पर तोल रही है कि उन्हें मौका मिले और वो वफादारी बदले या यकीन दिलाए। और ये बात कोई अब छुपी भी नहीं रही, मीडिया में भी आ चुकी है, हर तरफ आ चुकी है कि PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तरफ से तीनों जमातों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ, उसके बाद JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ। तो आज बिलावल भुट्टो का ये कारवान जो है लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद पहुँच रहा है और इसके बाद किसी भी वक्त ये तहरीक अत्म एतमाद दाखिल कर दी जाएगी। और स्पीकर का जैसे मैंने बताया कि बंदोबस्त कर लिया गया है, वो स्पीकर कुछ वारदात नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ एक क्यासराई और भी फैली हुई है, वो ये है कि शायद तहरीक अत्म एतमाद पर वोटिंग की नौबत ही न आए, उससे पहले ही कुछ हो जाए। इसके हवाले से इमरान खान की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं, हर तरफ से वो मायूस है और डेस्परेट है। कल की सूरत हाल ये है कि उसने तीसरी मरतबा कैबिनेट का इजलास मुलतवी किया। वज़ीर आज़म के लिए सबसे अहम मसरूफियत कैबिनेट का इजलास होती है, सबसे अहम मसरूफियत वफाकी काबीना का इजलास हुआ करता है। तो इमरान खान ने पिछले 3 दिनों में तीसरी मरतबा काबीना का इजलास मुलतवी किया और वो बार बार अपने तर्जमानों और मुशीरों का इजलास बुला रहा है। पंजाब में जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि शायद पंजाब में पहले तहरीक अदम एतमाद आएगी। लेकिन दूसरा मतलब भी बड़ा अहम है, वो अलीम खान का ये फिक्रा है कि पार्टी के दूसरे ग्रुप भी मुत्तहद होकर हमारा साथ दें और PTI को बचाएं। PTI को किससे बचाना है? ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार तो PTI को कुछ नहीं कर रहा, वो तो एक वज़ारत आला का मनसब उससे छिनने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि पार्टी में चेहरा बदला जाए और तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर कायम रहे और इमरान खान उसमें से माइनस हो जाए। यानी वही जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि वो चाहती है कि इलेक्शन ना हो बल्कि 1.5 साल तक जो हुकूमत चले वो पूरी अपनी मुद्दत पूरी करे। और इस सिलसिले में कई फार्मूले बनते आ रहे हैं। तो सुना ये गया है कि ये एक नया फार्मूला आया है कि
अदम एतमाद के बाद हुकूमत बदस्तूर पीटीआई के पास रहे और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसे लीड करे। इस सूरत में शाह महमूद कुरैशी की मायूसी जो है वो बहुत ही दर्दनाक किस्म की करार दी जा सकती है। और मायूसी जनाब वाला परवेज़ इलाही को भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि ये जो मजबूत ग्रुप आ गया है, चाहे अबूरी हुकूमत पीटीआई की बने, चाहे अपोजिशन की बने, कौमी हुकूमत बने, उसमें फिर उसके मतलब ये है कि सूबे में परवेज़ इलाही को वजारत नहीं मिल सकती, वजारत आला। और इस बात का एहसास परवेज़ इलाही को भी हो गया। कल जब इमरान खान ने अपने 2 एलची परवेज़ इलाही की तरफ भेजे तो उसमें ये मैसेज दिया गया कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार हैं। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि अब ये पेशकश बेमाने है, इसलिए कि पंजाब में सूरत हाल बदल गई है, आपके तो अपने मेंबर इतने होंगे ही नहीं जो मुझे वज़ीर आला बनाने के लिए वोट दे सके। यानी परवेज़ इलाही को अच्छी तरह एहसास हो गया। और इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बात का पता इमरान खान को नहीं था? ज़ाहिर है उसे था, लेकिन उसने परवेज़ इलाही को ट्रैप करने के लिए ये मैसेज भेजा कि हम आपको वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं। और मेरी वो बात दुरुस्त निकली कि परवेज़ इलाही अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उसका वज़ीर आला बनने का जो ख्वाब है वो ख़त्म हो गया। इससे ज़ाहिर है ज़रदारी साहब को भी मायूसी हुई होगी। नाज़रीन, कल का दिन इमरान खान के लिए इतना शर्मनाक था। एक दिन पहले उसने जलसा आम में ऐलान किया कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, लेकिन कल वो कितने लोगों के सामने झुका एक दिन के अंदर। आप ज़रा देखिए, पहले उसने परवेज़ इलाही को पैगाम भेजा कि ठीक है, मैं तुम्हें वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हूँ और बुज़दार को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो बुज़दार जिसकी तारीफ़ें इसने सिर्फ 2.5 महीने पहले जब लाहौर आया था की थी, और कहा था कि आपकी कारकर्दगी इतनी शानदार है, और लेकिन मसला ये है कि आपकी कारकर्दगी मीडिया में नहीं आ रही, मीडिया ताबर नहीं कर रहा, लोगों के सामने आपके अच्छे कारनामे आ नहीं रहे। आप जैसी कारकर्दगी, यानी बुज़दार जैसी कारकर्दगी इससे पहले किसी की नहीं थी। 2.5 महीने पहले तक जिसकी कारकर्दगी बेमिसाल थी, अब उसको कुर्बान करने की पेशकश करना, ये झुकना नहीं है तो और क्या है? ये बदतरीन किस्म का झुकना है जो इमरान खान ने जिसका मुजाहरा किया। उसके बाद जनाब इसने राजा रियाज को पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें वफाकी वज़ीर बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम तरीन ग्रुप का साथ देना छोड़ दो। राजा रियाज ने इनकार कर दिया। एक ही दिन में इसकी दूसरी सजदा रेज़ी थी। तीसरी सजदा रेज़ी इसने, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद इसने चीफ साहब को रोक लिया और चीफ साहब से माफ़ी तलाफ़ी, और फिर वही बात कि मैं एक्सटेंशन देने को तैयार हूँ। तो जो बाखबर ज़रिए हैं इस्लामाबाद के, वो ये बताते हैं कि जवाब में सर्द महरी थी, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि साहब का वो एक्सटेंशन लेने का इरादा ही नहीं रहा है। वो अपने वक्त पर जाएंगे और वक्त पर जाने से पहले वो पेशावर वाला मामला भी तय करके जाएंगे और किसी नए सीनियर को उहदा हवाले करके जाएंगे। ये कुछ लोगों की इतला है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कितनी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ये इतला बिल्कुल दुरुस्त है, तस्दीक शुदा है कि जवाब में सर्द महरी के सिवा कुछ नहीं मिला और माफ़ी तलाफ़ी की बात भी गोल कर दी गई। ये तीसरा मरतबा झुका। फिर से ने तारक बशीर चीमा से भी मुलाकात की और उसकी भी मिन्नत तरले की है, और उससे भी वही बात की कि मेरा साथ नहीं छोड़ो। लेकिन तारक बशीर चीमा ने इस मुलाकात में साफ इनकार तो नहीं किया 2 लफ्ज़ों में, लेकिन ये कहा कि जनाब फ़ैसले करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, हमारी पार्टी के फ़ैसले करने का इख्तियार जो है वो परवेज़ इलाही साहब के पास है। ये इसने तारक बशीर चीमा का जो मौक़िफ़ था, जो इनकार था वो, और ज़ाहिर है ये इनकार ही है बिलवास्ता तरीके से, अल्फाज में नहीं है, लेकिन मफ़हूम जो है इसका वो इनकार ही है कि परवेज़ इलाही साहब ने जो फ़ैसला करना है वही फ़ैसला चलेगा, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। फिर जनाब 5वीं मरतबा ये किसके सामने झुका? इसने जहांगीर तरीन को फिर फ़ोन किया, जो जहांगीर तरीन ने सुनने से इनकार कर दिया। ये बड़ी ख़बर है और शायद आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन चौथी मरतबा इसने जहांगीर तरीन को फ़ोन किया और वो इनकार कर दिया। और उसके बाद इत्तला ये भी है कि जहांगीर तरीन ने मैसेज भिजवा दिया है इनको कि आइंदा आप मुझे फ़ोन करने की ज़हमत ना कीजिएगा, मैं आपका फ़ोन सुनने के लिए दस्तयाब नहीं होगा। जनाब ये 5वां सजदा था, और छठा सजदा इसने अलीम खां को मनाने के लिए किया, और इसमें गवर्नर सिंध का वही उमर रसीदा प्ले बॉय जो गवर्नर हाउस में पता नहीं क्या क्या करता रहता है और जिसकी कहानियाँ खबरें सीना बसीना चलती रहती हैं, लोगों तक फैलती रहती हैं। वहाँ अजीब किस्म के शुक्ल मेले इसने लगाए होते हैं, कभी रक्स हो रहा है, कभी राग हो रहा है, कभी रंग रलियाँ हो रही हैं, कभी पता नहीं होली दिवाली का मंजर वहाँ 24 घंटे रहता है। तो ये उमर रसीदा प्ले बॉय इमरान खान के हुक्म पर दौड़ा दौड़ा आया और आकर अलीम खान से मिला
اور منانے کی کوشش کی، علیم خان نے انکار کر دیا۔ اور جو سب سے بڑا لطیفہ تھا، یہ انکار تو متوقع تھا، لیکن لطیفہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے خبر چلوا دی پی ٹی آئی کے حلقہ ذرائع کے حوالے سے ٹی وی چینلز پر کہ برف پگھل گئی ہے، اور اب جلدی ہی چند منٹ کے بعد دونوں رہنما یعنی میرعین اسماعیل اور علیم خان مشترکہ پریس بریفنگ کرنے والے ہیں، مشترکہ طور پر سامنے آئیں گے۔ اس سلسلے میں جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان سے کہا گیا تھا کہ آپ بریفنگ میں کچھ بھی نہ کہیں، خاموش کھڑے رہے، لیکن خدا کے لیے عمران اسماعیل کے ساتھ مل کر میڈیا کے سامنے آ جائیں۔ علیم خان نے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ اس وقت بڑی مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوئی جب ٹی وی چینل جو مسلسل خبر چلاتے رہے کہ ابھی دونوں رہنما میڈیا کے سامنے آنے والے ہیں، ٹاک شروع کرنے والے ہیں، ٹاک شروع ہونے والی ہے، لیجئے وہاں سے وہ روانگی ہو گئی۔ اور جب وہ سامنے آئے تو عمران اسماعیل اکیلے تھے۔ علیم خان نے میڈیا کے سامنے آنے سے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ جناب ایک دن میں 6 سجدے کیے اس سے عمران خان نے، جس نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ کرسی بچانے کے لیے یہ ایک دن میں 6 سجدہ ریزیوں کی مثال اگر آپ کے ذہن میں کسی اور حکمران کے حوالے سے ہو تو یاد کیجئے گا، میرے یادداشت میں تو ایسا کوئی واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ پرویز الہی کا پتہ صاف ہو گیا، عمران کا پتہ صاف ہونے والا ہے۔ اور یہ جو دانشور جو ہیں کچھ لوگ جن کے بارے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان ایک بڑا موقف سامنے لے کر آئے گا برطرفی کے بعد کہ میں نے امریکہ کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے یورپ کے ساتھ یہ کر دیا۔ جناب اس نے 7واں سجدہ یورپی یونین کے صدر کو کیا اور اسے فون کیا یوکرائن کے بہانے، لیکن دراصل مقصد تھا جو ایک دن پہلے جو اس نے خرافات بولی تھی اور جو ایک پرپسفل قسم کی خرافات تھی، یورپی یونین اور امریکہ پر چڑھائی بالکل صرف ایک سزا بنانے کے لیے کہ مجھے تو شہید کیا جا رہا ہے اپنی جرت کی وجہ سے۔ اور جرت کا ڈرامہ یہ ہے کہ اس نے ڈرون حملوں کے خلاف تقریر کی۔ اب کوئی بتائے کہ ڈرون حملے کہاں ہو رہے ہیں؟ ڈرون حملوں کا سلسلہ کب کا رک چکا ہے، اور اس لیے رک چکا ہے کہ جو مقصد تھا، جو اس کا دور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ امریکہ نے جب افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی اس وقت یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ بھئی اب افغان جانے اور طالبان جانے ہمارا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے طاقت پکڑنے نہیں دیں گے، عالمی سطح پر قرضے نہیں دیں گے، امداد نہیں دیں گے، دوسری سہولتیں نہیں دیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن وہ ڈرون حملوں کا مسئلہ تو طے ہو چکا تھا پہلے ہی، اور اصل میں جس نے ڈرون حملے کرائے وہ تھا مشرف۔ تو مشرف کا اس نے نام ہی نہیں لیا، زرداری اور نواز شریف کو رگیدا کہ ان کے دور میں ڈرون حملے ہوتے رہے۔ اس کو پتہ تھا کہ ان کے دور میں جو ڈرون حملے ہوتے رہے وہ کس کی رضامندی سے ہوتے رہے۔ ان کی جرت نہیں تھی، ان کی طاقت نہیں تھی، اور انہوں نے، نواز شریف اور زرداری نے یہی سمجھا کہ جو بات ہمارے بس میں نہیں ہے اس پر ہم کیوں زور لگائیں۔ ڈرون حملے جو کروا رہے تھے وہ کروا رہے تھے، اور جو کروا رہے تھے انہی کے امریکہ کے ساتھ جو سمجھوتا ہوا اس کے بعد ڈرون حملوں کا باب بند ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی جعلی اداکاری اور ایک جعلی کیس بنا کر کے میں ڈرون حملوں کے خلاف تھا اس لیے مجھے نکالا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں، یہ باتیں بے معنی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور عمران خان جب اقتدار سے باہر آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی بھی قصہ پرینہ بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پی ٹی آئی وجود میں آئے جس کی قیادت علیم خان اور جہانگیر ترین کے دھڑے کے پاس ہو، لیکن ظاہر ہے وہ پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں وہ تبدیلی پی ٹی آئی کا اس پی ٹی آئی سے، تبدیلی یافتہ پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ باقی اطلاعات آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں نے آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ ایک دن میں اس نے 6 سجدے کیے ہیں اور ایک دن پہلے کی تقریر اس کے منہ پر آ پڑی ہے، اور اب یہ جا رہا ہے، اس پر جان کنی کا عالم ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں فزیکلی ان ہونے والے ہیں، یعنی پریکٹیکلی تو وہ ان تھے۔ اس وقت ساری سیاست نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے اور نواز شریف کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، بڑی حد تک 100% میں نہیں کہتا، کیونکہ کئی کام اب بھی نواز شریف کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، جیسا کہ 1.5 سال کی مدت والا مسئلہ، اور ابھی کیس بھی ان پر موجود ہے، اس لیے وہ پاکستان میں فزیکلی موجود نہیں ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے اور اس میں شاید آپ کچھ ہفتوں کی گنتی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں فزیکلی پاکستان کی سیاست میں ان ہونے والے ہیں، اور یہ موصوف جو ہیں یہ الوداع ہونے والے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ عمران خان کے لیے
الوداع کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا اس کا کوئی پنجابی ترجمہ کر کے یہاں فٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو پنجابی ترجمہ خود ہی کر لیں کہ الوداع کو ایسے موقع پر ایسے آدمی کے لیے پنجابی میں کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔